Let us see our next question. Prachi Limited is a manufacturing company producing and selling a range of cleaning products to wholesale customers. तो हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो हम लोग लाइक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बेचते हैं टू होलसेल कस्टमर्स. इट हैज 3 सप्लायर्स एंड 2 कस्टमर्स. हम लोग 3 जगह से गुड्स बाय करते हैं और 2 जगह पे बेचते हैं. Prachi Limited relies on its clear funds forecast to manage its cash. Highlight the portion clear funds forecast. You are an accounting technician for the company and have been asked to prepare clear funds forecast for the period 7th of January Monday to 11th of January Friday 2021 inclusive. You have been provided with the following information: received from customers, payment to suppliers, wages and salaries, other miscellaneous payments, other information required. Prepare a clear funds forecast for the period 7th of January Monday to 11th of January Friday 2021 inclusive using the information provided. फिर हमको एक सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दे रखा है, शो क्लियरली द अनक्लियर्ड फंड फ्लोट ईच डे. इसका मतलब क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो हम लोग समझेंगे. तो सबसे पहले हम लोग ये वाला वर्किंग समझते हैं. क्लियर फंड्स फोरकास्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 7th of January to 11th of January. सबसे पहले यहां पे हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे. क्वेश्चन समझाने के लिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं. लेट अस अज्यूम दैट मेरा बैंक अकाउंट जो है वो HDFC बैंक में है एंड on a particular date, let us say 1st of August को मेरा जो बैंक अकाउंट है उसमें बैलेंस है let us say an amount of 10,000. 1st of August को मैं उसमें एक चेक डिपॉजिट करवाता हूं let us say an amount of rupees 5,000. मैंने 5,000 का उसमें चेक जमा किया. वो चेक जो था ना वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था. नाउ इन द इवनिंग, शाम को मैं ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन विजिट करता हूं फॉर द पर्पस ऑफ विथड्रॉइंग कैश. मैंने कार्ड इंसर्ट किया और सबसे पहले मैंने क्या किया, बैलेंस इंक्वायरी किया. जो मैंने बैलेंस इंक्वायरी किया ना उसमें 2 बैलेंस आए. एक आया लेजर बैलेंस और दूसरा आया क्लियर बैलेंस. ऐसा करके 2 टाइप के बैलेंसेस आए. लेजर बैलेंस डिस्प्ले हुआ 15,000 रुपए और क्लियर बैलेंस डिस्प्ले हुआ 10,000 रुपए. आई वॉन्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि ये जो 2 बैलेंसेस डिस्प्ले होता है उसका मतलब क्या है. फ्रेंड्स, ये 2 बैलेंसेस का मतलब ये है कि बैंक ने मुझे ऐसा बोला थ्रू दिस मैसेज दैट अगर आप अभी कैश विड्रॉ करने आए हो देन इन दैट केस आई विल अलाउ यू टू विड्रॉ द कैश अप टू ₹10,000. हम आपको 10,000 रुपए तक का बैलेंस विड्रॉ करने देंगे. ये जो क्लियर बैलेंस 15,000 है और लेजर बैलेंस 10,000 है, इन दोनों का डिफरेंस जो 5,000 रुपए है वो आपके बिहाफ पे हमने एक चेक क्लियरिंग में भेजा हुआ है. तो ये चेक जब क्लियर होके आ जाएगा उसके बाद हम आपको ये एडिशनली 5,000 रुपए भी विड्रॉ करने देंगे. इसका बेसिकली ऐसा मतलब होता है. क्लियर बैलेंस यानी कि इतना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो, इतना पैसा आप यूज कर सकते हो. और लेजर बैलेंस का मतलब ये है कि इंक्लूडिंग अनक्लियर्ड फंड्स आपका बैलेंस कितना है. लेट अस प्रोसीड फर्दर. अभी आगे चलते हैं थोड़ा.
लेट अस से दैट से आज का डेट है 1 अगस्त, मेरे बैंक में से बैलेंस है 10,000 रुपए। मैंने 5,000 रुपए का चेक एक जमा करवाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और लेट अस से दैट दोपहर में, आफ्टरनून में मेरा एक दोस्त मुझे मिल जाता है। मेरा दोस्त मुझे बोलता है कि मौलिन, आई एम अर्जेंटली नीड ऑफ एन अमाउंट ऑफ ₹12,000। मेरे को अर्जेंटली 12,000 रुपए चाहिए, कैन यू लेंड मी फॉर अ वीक। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने क्या सोचा, 10,000 का बैलेंस ऑलरेडी है, 5,000 का चेक मैंने जमा करवाया, तो 12,000 रुपए में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 12,000 रुपए का चेक उसको दे दिया। 2 अगस्त को उसने अपना चेक ये जमा करवाया उसके अकाउंट में। उसके अकाउंट में जमा करवाने के बाद उसने अपने अकाउंट में जमा करवाया, एंड लेट अस से दैट से उसका बैंक अकाउंट भी है HDFC बैंक। मेरा क्वेश्चन सबसे ये है, आई वांट यू टू आंसर इन द चैट बॉक्स, ये चेक क्लियर होगा या चेक ये डिसऑनर होगा? ऐसा मेरा क्वेश्चन है, ये चेक क्लियर होगा या डिसऑनर होगा? फ्रेंड्स, ये जो चेक है ना, ये चेक डिसऑनर होगा। क्यों डिसऑनर होगा वो मैं आपको समझाता हूं। ये चेक रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या है कि मेरे दोस्त का बैंक अकाउंट कौन सा है? HDFC। मेरा बैंक अकाउंट कौन सा है? HDFC। यानी ये 12,000 रुपए का चेक है ना, तुरंत क्लियरिंग में आ जाएगा। ये 12,000 रुपए का जो चेक है ना, वो तुरंत क्लियरिंग में आ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ऐसा होगा कि मेरा बैंक में क्लियर बैलेंस तो सिर्फ 10,000 ही है। ये तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक क्लियरिंग में दूसरे दिन नहीं आ जाएगा, उसका पैसा मेरे को उसी दिन क्रेडिट नहीं हो जाएगा। दैट इज द रीजन से ये चेक का क्या होगा? ये चेक डिसऑनर होगा। तो एक्चुअली जब मैंने चेक इश्यू किया तब मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि मेरे पास क्लियर बैलेंस सिर्फ 10,000 रुपए ही है। मेरे पास क्लियर बैलेंस सिर्फ 10,000 रुपए ही है। वी अंडरस्टैंड दैट से ये 5,000 रुपए का चेक जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूं दैट आई कैन स्पेंड अप टू 15,000। आई हैव टू कीप इन माई माइंड दैट से आई कैन यूज अप टू 10,000 ओनली। तो ये क्वेश्चन के साथ ये एग्जाम्पल कैसे कनेक्ट होता है वो मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमको ऐसा दे रखा है दैट से यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर क्लियर फंड्स फोरकास्ट। क्लियर फंड्स फोरकास्ट का मतलब क्या है कि जिस दिन बैंक में क्लियरिंग आएगा वो कंसीडर करके आप स्टेटमेंट बनाइए। यू हैव टू फोरकास्ट से अ स्टेटमेंट ऑफ द क्लियर फंड्स, यानी कि हर रोज हमारे पास कितना क्लियर बैलेंस होगा उसका हमको फोरकास्टिंग करना है। कितने दिन? सिर्फ 5 दिन, 7 जनवरी से लेके 11 जनवरी तक, बस सिर्फ 5 दिन का ही हमको क्लियर फंड्स का फोरकास्टिंग करना है। हम लोग ऐसा यहाँ पे समझ सकते हैं, आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझो। आपको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं यहाँ पे जो हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है उसके ऊपर से कि हमको 2 चीज दे रखा है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन दे रखा है और उसका डेट ऑफ क्लियरिंग दे रखा है। जो भी डेट ऑफ क्लियरिंग है ना उसको कंसीडर करके हमको ये स्टेटमेंट में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। हमको ये ट्रांजैक्शन से डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर रिकॉर्ड नहीं करना है, हमको डेट ऑफ क्लियरिंग के ऊपर रिकॉर्ड करना है। तो दैट इज दूसरा फ्रेंड्स, आप लोगों ने ऐसा कुछ समझा ही होगा। वी अंडरस्टैंड लॉजिकली दैट number of transactions in which we enter upon with bank, all of them do not have the same clearing। जैसे कि अगर मैं कैश विड्रॉ करूंगा उसका इफेक्ट तुरंत आ जाएगा। नेट बैंकिंग है, कुछ RTGS है, ये सब का जो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होता है वो इमीडिएट आ जाता है। उसके कंपैरिजन में जो दूसरा ट्रांजैक्शन है जिसमें मैंने कोई दूसरी बैंक का चेक जमा करवाया, मैंने आउटस्टेशन का चेक जमा करवाया, दूसरी मैंने मेरे सप्लायर को चेक इश्यू किया जिसने अपने बैंक अकाउंट में जो मेरे बैंक अकाउंट से अलग है उसमें डिपॉजिट करवाया, इन सब में क्या होगा? टाइमिंग डिफरेंस होगा। जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है और जिस दिन वो क्लियरिंग होता है।
So taking into account the date of clearing, we are required to prepare the statement. In short, हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं, let's say we are required to prepare the statement from passbook point of view. We are required to prepare the statement from passbook point of view. Heading right down, clear funds forecast. In that write down, first point, in this question, we have to prepare a statement of clear funds forecast on daily basis. Full stop. Second point, taking into account date of clearing, comma, we have to find closing balance at the end of each day. Full stop. Third, clear balance means amount that we can use from bank. Full stop. उसी में लिखो आगे, we can say that it is to be prepared from passbook point of view. Full stop. Heading right down, clear funds forecast on daily basis from 7th of January to 11th of January on daily basis. Sorry, from 7th of January to 11th of January. Full stop. तो जो टेबल बनेगा फ्रेंड्स, उसमें हम लोग डेट लिखेंगे, डे लिखेंगे, एंड पर्टिकुलर्स. दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 6 कॉलम टेबल. तो फ्रेंड्स इस हिसाब से टेबल होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 7 से लेके 11 तक. जो भी सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है वो हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे. जो सबसे पहला रो है दैट इज ऑफ कोर्स फॉर द ओपनिंग बैलेंस. तो ओपनिंग बैलेंस का इंफॉर्मेशन जहां पे भी हमको दे रखा होगा वहां हम लोग लिख देंगे. सो राइट नाउ ओपनिंग बैलेंस, उसके लिए मैं स्पेस छोड़ देता हूं. उसके बाद रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, उसमें
जो W कस्टमर है ना उसका मैं आपको समझाता हूं और मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर X कस्टमर का आप बोलोगे, फिर मैं लिखूंगा। दैट इज आप बोलोगे कि ऐसे होगा ट्रांजैक्शन, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। वहां से हम लोग सीक्वेंस चेंज कर लेंगे। सो W कस्टमर का हम लोग रिसीप्ट कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये देखने का कि हम लोग कितना क्रेडिट पीरियड ऑफर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको दे रखा है, जैसे हम लोग एक कैलेंडर मंथ का क्रेडिट उनको ऑफर कर रहे हैं। यानी जो गुड्स हमने 7th ऑफ जनवरी को बेचा उसका पेमेंट हमको 7th ऑफ फरवरी को मिलेगा। तो ये 7th ऑफ जनवरी का जो भी हमको सेल्स वैल्यू दे रखा है उसका कोई मतलब नहीं है। जो गुड्स हमने पिछले महीने बेचा था ना उसका पेमेंट हमको आज मिलेगा। तो सबसे पहले क्रेडिट पीरियड का इंफॉर्मेशन रीड करके कौन सा अमाउंट रेलेवेंट है ना वो देखने का। फिर दूसरा आपको ये देखने का कि हमको पेमेंट मेथड क्या दे रखा है। पेमेंट मेथड दे रखा है BACS। BACS का मतलब क्या है वो उन्होंने नीचे हमको समझाया है। रिसीप्ट ऑफ मनी बाय BACS bankers automated clearing services is like instant, यानी उसका क्रेडिट हमको तुरंत ही मिल जाता है। यानी क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे W कस्टमर 7 तारीख को हमको उसका पेमेंट मिल जाता है। कितना अमाउंट ऑफ द पेमेंट, 1,30,000। ऐसा करके हमको 1,30,000 लिखना है 7th में, एंड दैट वी आर रिक्वायर्ड टू राइट against W customer 1,30,000. That is what we understand. Now I want you to write in the chat box कि X customer के सामने कौन सी डेट को मैं कितना अमाउंट लिखूं। I want you to write that in the chat box. Now let us understand that से X customer के बारे में हमको क्या समझना है। जो हमारा X customer है उसके लिए हमको ऐसा दे रखा है दैट से उसको हम लोग क्रेडिट देते नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुड्स हमने पिछले महीने बेचा था उसका पेमेंट हमको तभी ही मिल चुका होगा, और जो गुड्स हम लोग 7th ऑफ जनवरी को बेचेंगे उसका पेमेंट हमको 7th ऑफ जनवरी को मिलेगा। दूसरा क्या देखने का कि वो हमको पेमेंट कैसे करता है, चेक से करता है। क्या दे रखा है, एक्स लिमिटेड चेक will be paid. Paid का मतलब है फ्रेंड्स deposited in Prachi Limited's bank account on the same day as the sale is made. यानी 7th को हमने गुड्स बेचा, 7th को हमको चेक मिला, 7th को हमने चेक जमा भी करवा दिया, एंड विल क्लियर। अच्छा, उसका क्लियरिंग कब आएगा, ऑन हाईलाइट द पोर्शन 3rd डे फॉलोइंग दिस एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, डेट ऑफ डिपॉजिट। नहीं, डेट ऑफ डिपॉजिट है उसको एक्सक्लूड करो उसके 3rd डे। सो वी अंडरस्टैंड दैट से 7, 8, 9, 10, 7th को एक्सक्लूड करना है, 8, 9 एंड 10। तो 10 तारीख को हमारे अकाउंट में 1,80,000 क्रेडिट होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एक्स कस्टमर के सामने 10th को लिखेंगे 1,80,000। उसके बाद पेमेंट टू सप्लायर का इंफॉर्मेशन आप रीड करो और मुझे ये बताइए कि बी जो सप्लायर है उसके सामने कौन से डेट को मैं कितना अमाउंट लिखूं। ए का बाद में करते हैं, सबसे पहले मेरे को आप बी का बताइए। लेट अस अंडरस्टैंड दैट से बी सप्लायर का पेमेंट कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, क्या देखने का कि हमको कितना क्रेडिट पीरियड इस बार मिलता है। हमको 2 महीने का क्रेडिट पीरियड मिलता है। तो जो गुड्स हमने आज खरीदा उसका पेमेंट हम लोग करेंगे मार्च में। जो गुड्स हमने पिछले महीने खरीदा दिसंबर में उसका पेमेंट हम लोग करेंगे नेक्स्ट मंथ में, दैट इज इन द मंथ ऑफ फरवरी। ऐसा हम लोग समझते हैं। और जो गुड्स आज से 2 महीने पहले खरीदा था उसका पेमेंट अभी हम लोग करेंगे। सो वी अंडरस्टैंड इट से सबसे पहले हमने रेलेवेंट अमाउंट फाइंड किया, इट इज 75,000। दूसरा
हम लोग कैसे पेमेंट करते हैं? चेक से पेमेंट करते हैं। हमको ए इंफॉर्मेशन और बी इंफॉर्मेशन दो दे रखा है, उसमें से मैं बी इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं। प्राची लिमिटेड विल सेंड आउट बाय पोस्ट चेक्स टू बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड ऑन 7th of January। हम लोग क्या करने वाले हैं? बी लिमिटेड को और सी लिमिटेड को चेक भेजने वाले हैं। कौन सी तारीख को? 7 जनवरी को। द अमाउंट विल लीव का मतलब है द अमाउंट विल बी डेबिटेड इट्स बैंक अकाउंट ऑन द सेकेंड डे फॉलोइंग दिस एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ पोस्टिंग। यानी हमको क्या करना है? हमको 7 तारीख को एक्सक्लूड करना है। सो वी अंडरस्टैंड दैट इट इज 7, 8 and 9। 7 को एक्सक्लूड करना है, सेकेंड डे फॉलोइंग दिस यानी 1 and 2। यानी क्या किया जाएगा? 9th को हम लोग मेंशन करेंगे एन अमाउंट ऑफ ₹75,000। सो पेमेंट बताया जाएगा ए, बी और सी। बी का पेमेंट हम लोग बताएंगे 9 तारीख को एन अमाउंट ऑफ ₹75,000। नाउ आई वांट यू टू टेल मी दैट से सी सप्लायर के सामने कौन सी डेट को कितना अमाउंट लिखेंगे, ये मुझे बताइए। जो सी सप्लायर है वो हमको क्रेडिट देता नहीं है, यानी जो गुड्स हमने पहले खरीदा था उसका पेमेंट हमने तभी कर दिया होगा। जो गुड्स हमने पहले खरीदा था उसका पेमेंट तभी कर दिया होगा। जो गुड्स हमने आज खरीदा उसका पेमेंट हम लोग आज करेंगे। कैसे करेंगे? वापस हमको दे रखा है, हम लोग चेक से करेंगे। और ये वापस इंफॉर्मेशन सेम ही एप्लीकेबल है दोनों के लिए। प्राची लिमिटेड विल सेंड आउट बाय पोस्ट चेक टू बी लिमिटेड एज वेल एज सी लिमिटेड। यानी क्या होगा? ये सेम स्टोरी ही एप्लीकेबल होगा। यानी 9 तारीख को हम लोग पेमेंट बताएंगे कितना? एन अमाउंट ऑफ ₹95,000। सो 9 तारीख को बताया जाएगा एन अमाउंट ऑफ 95,000। चलो, ए सप्लायर के सामने कौन से डेट को कितना अमाउंट, चैट बॉक्स में लिखिए। लेट अस अंडरस्टैंड दैट से ए सप्लायर का कैसे करेंगे। क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है कि जो ए सप्लायर है वो हमको 1 कैलेंडर मंथ का क्रेडिट ऑफर करता है। यानी अपरेंटली ऐसा होगा, ये 65,000 इज नॉट रिलेवेंट क्योंकि उसका पेमेंट 1 महीने बाद होगा, और 45,000 इज नॉट रिलेवेंट क्योंकि उसका पेमेंट 1 महीने पहले हो चुका होगा। हम लोग सिर्फ इतना जब रीड करते हैं तो ये 55,000 हमको अपरेंटली रिलेवेंट लगता है। अच्छा, दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है? स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या, वो अभी हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट प्राची लिमिटेड हैज सेट अप अ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर ₹45,000 a month to pay for supplies from A limited. This will leave का मतलब है ये डेबिट हो जाएगा। Prachi's bank account on 7th of January. Every few months, an adjustment is made to reflect actual cost of the supplies purchase. You do not need to make this adjustment. हमको ऐसा दे रखा है। इसका मतलब ये है कि प्राची लिमिटेड ने क्या किया है कि उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट और उनका जो परचेस डिपार्टमेंट है ना, उन दोनों के बीच में बोला है कि कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सिंपली उन्होंने ऐसा बोला है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कि हर महीने की 7 तारीख को आपको 45,000 पे कर देने का। जैसे कि आपने कुछ सुना होगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, वैसे आपको हर महीने की 7 तारीख को 45,000 पे कर देने का। दैट्स इट, irrespective of the value of the purchase। अरे भी ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? देयर विल बी इनकंसिस्टेंसी। परचेस हमारा ज्यादा भी हो सकता है और परचेस हमारा कम भी हो सकता है। इसलिए प्राची लिमिटेड ने और ए लिमिटेड ने ऐसा तय किया है दैट से आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स, सो इट मे बी से once in 3 months, or it may be once in 6 months, or it may be once in a year। हम लोग ये देख लेंगे कि जो परचेस किया था हमने
सॉरी परचेज किया था हमने, उसके मुताबिक हमको कितना पेमेंट करने का था और एक्चुअली हमने कितना पेमेंट किया है। क्या हमने पेमेंट ज्यादा किया है, क्या हमने पेमेंट कम किया है? अगर हमने पेमेंट ज्यादा किया है देन इन दैट केस ऊपर का पैसा हम लोग आपसे वापस ले लेंगे, और अगर हमने पेमेंट कम किया है तो हम लोग ऊपर का पैसा आपको दे देंगे। क्वेश्चन में ऐसा क्लेरिफिकेशन नहीं है कि ऐसा एडजस्टमेंट हर कितने महीने में होता है, पर क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्लेरिफिकेशन है क्या, दैट यू डू नॉट नीड टू मेक दिस एडजस्टमेंट एवरी फ्यू मंथ्स, an adjustment is made to reflect the actual cost of the supplies। तो ये क्या हो सकता है, ये हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर 5 महीने में, हर 1 साल में, ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्या है, नहीं दे रखा है, पर क्लैरिफिकेशन है कि आपको ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। तो भी हमको क्या करने का, सिंपल है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द परचेस, आपको 7 तारीख को 45,000 बता देने का। परचेस का अमाउंट 5 लाख है तो भी 45,000, परचेस का अमाउंट 5,000 है तो भी 45,000। ऐसा करके हमको पेमेंट बताना है फॉर परचेस ऑफ द गुड्स। एक मुझे छोटा सा नोट लिखवाना है, सो कीप सम स्पेस, एक छोटा सा नोट लिख लीजिए। इन केस ऑफ ए लिमिटेड, comma, we do not have to see the amount of purchase, full stop, irrespective of amount of purchase, comma, we have to pay रुपीज 45,000। उसी में लिखो आगे, on a regular interval an adjustment is made to reflect actual cost of supplies purchased। Full stop। However, we do not have to make that adjustment। Full stop। तीसरा एडजस्टमेंट है वेजेस एंड सैलरीज का। अगेन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वेजेस एंड सैलरीज का एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट कीजिए एंड टेल मी आंसर इन द चैट बॉक्स। तो फ्रेंड्स अभी यहां पे ऐसा दे रखा है, वीकली वेजेस and we have been provided with the information monthly salaries, दिसंबर और जनवरी यानी पिछले महीने का और ये महीने का। फैक्ट्री वर्कर्स आर पेड कैश वेजेस ऑन द वीकली बेसिस, दे विल बी पेड 1 वीक्स वेजेस ऑन 11th of January, यानी 11 जनवरी को एक हफ्ते का वेजेस का पेमेंट होगा। फॉर द लास्ट वीक वर्क डन इन दिसंबर, दैट इज दे वर्क अ वीक इन हैंड, यानी दिसंबर महीने के लास्ट वीक का जो सैलरी होगा उसका पेमेंट 11 जनवरी दैट इज से जनवरी को होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेजेस
कौन सी तारीख को? 11 तारीख को। कितना अमाउंट? 12,000 रुपये। ऐसा हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमको ऐसा समझना है, लिसन केयरफुली, दे वर्क अ वीक इन हैंड। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ऐसा है फ्रेंड्स कि बेसिकली क्या होता होगा, जो वर्कर आता है पहला हफ्ता उससे हम लोग काम करवाते हैं, कुछ पे नहीं करते हैं। दूसरा हफ्ता उससे काम करवाते हैं, कुछ पे नहीं करते हैं। तीसरा हफ्ता वो काम करता है, उसके बाद हम लोग ये पहले हफ्ते का वेजेस का पेमेंट यहाँ पे करते हैं, इसका पेमेंट यहाँ पे किया जाता है। In a way that say we understand that say they work a week in hand. इसका मतलब ये है that say we make the payment of the wages in the third week. क्यों ऐसा? क्योंकि बेसिकली क्या है, हमने ये वर्कर्स को बोल के रखा है कि जब भी तुमको जॉब छोड़ के जाना है, यू हैव टू गिव ड्यू नोटिस पीरियड। अगर आप नोटिस पीरियड हमको दोगे ना, देन इन दैट केस ये जो वेजेस हमने आपको पे नहीं किया ना, हम आपको वो पे कर देंगे। पर अगर आपने ये नोटिस पीरियड हमको नहीं दिया, देन इन दैट केस ये वेजेस का पेमेंट आपको नहीं किया जाएगा। दिस इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड दैट से दे वर्क अ वीक इन हैंड। सिर्फ समझने के लिए, एग्जामिनेशन में तो उसको कुछ लिखना नहीं हमको। ऑल द ऑफिस वर्कर्स आर पेड सैलरी ऑन मंथली बेसिस। हर महीने पे किया जाएगा। हाईलाइट द पोर्शन बाय BACS, यानी कि उसका इफेक्ट कब आएगा? तुरंत आ जाएगा। सैलरीज फॉर द डिसंबर विल बी पेड ऑन 7th of January। तो दिसंबर महीने का जो सैलरी होगा उसका पेमेंट किया जाएगा 7 जनवरी को। तो दिसंबर मंथ का सैलरी दे रखा है हमको 56,000, दैट विल बी पेड ऑन 7th of January। तो सैलरी लिखेंगे यहाँ पे, एन अमाउंट ऑफ 56,000 ऑन 7th। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा एक छोटा सा गलती करते हैं, वो लोग ये 12,000 इंटू 1/4 करते हैं। क्यों? क्योंकि एक महीने में 4 वीक, तो 12,000 इंटू 1/4 ऐसा करके 3,000 करते हैं। पर ऐसा हमको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वीकली वेजेस ही हमको दे रखा है। अदर मिसलेनियस पेमेंट्स, अगेन आई वांट यू टू इनकॉर्पोरेट दिस एडजस्टमेंट ऑन योर ओन। उसके बाद मैं आपको करवाता हूं। आप अपने आंसर्स चैट बॉक्स में लिखते जाइए। 4A उसमें ऐसा दे रखा है, एवरी मंडे मॉर्निंग। मंडे कौन सी तारीख को है? 7 तारीख को है। द पेटी कैशियर विथड्रॉस 200 रुपीज फ्रॉम द कंपनीज बैंक अकाउंट फॉर पेटी कैश। तो 200 रुपये उठाएंगे फॉर दैट इज पेटी कैश। द मनी लीव्स प्राचीज बैंक अकाउंट स्ट्रेट अवे। तो उसका इफेक्ट तुरंत ही आ जाएगा, ऐसा हमको दे रखा है। सो हम यहाँ लिखेंगे पेटी कैश विथड्रॉल an amount of ₹200। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंटली हम लोग यहाँ पे ऐसा समझते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ना, वो पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है। तो हमारा पासबुक में यानी कि बैंक में बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए इसका इफेक्ट यहाँ पे दे रहे हैं। नेक्स्ट, द रूम क्लीनर इज पेड ₹30। हाईलाइट द पोर्शन फ्रॉम पेटी कैश एवरी वेडनेसडे मॉर्निंग। तो उसका पेमेंट कहां से होगा? पेटी कैश से होगा। वी अंडरस्टैंड दैट से ये हमारा जो स्टेटमेंट है ना, वो पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, इसलिए ये ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे? ये ट्रांजैक्शन को हम लोग इग्नोर करेंगे। व्हाई? बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट से जो पेमेंट पेटी कैश से हो रहा है उसका बैंक में इफेक्ट नहीं होगा। ऑफिस स्टेशनरी विल बी ऑर्डर्ड बाय टेलीफोन 8th of January Tuesday to the value of ₹300। This is paid for by company's debit card। तो डेबिट कार्ड से उसका पेमेंट किया जाएगा। Such payments are generally seen to leave। लीव का मतलब है कि डेबिट होगा हमारे अकाउंट में the company's account on the next working day। तो 8 के बाद कौन सा आएगा? 9 तारीख। सो लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? परचेस ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। 9 तारीख को कितना लिखेंगे? एन अमाउंट ऑफ ₹300। नेक्स्ट,
5 new softwares will be ordered over internet on 10th of January. 10 जनवरी को हम लोग नए सॉफ्टवेयर का ऑर्डर प्लेस करेंगे एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 6500, 6500 रुपए का। अ चेक विल बी सेंट आउट ऑन द सेम डे, उसी दिन चेक हम लोग डिस्पैच करेंगे। द अमाउंट विल लीव प्राचीज बैंक अकाउंट ऑन द सेकेंड डे फॉलोइंग दिस। तो वो अमाउंट कब डेबिट होगा? ऑन सेकेंड डे फॉलोइंग दिस, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ पोस्टिंग। सो 10, 11, 12, 10 तारीख को नहीं गिनना है, पहला और दूसरा। 12th को ये डेबिट होगा, बट वी हैव टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट टिल 11th ओनली, इसलिए ये ट्रांजैक्शन को इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि उसका इफेक्ट तो आता है बैंक में, पर कब आएगा? 12th को, एंड वी हैव टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट टिल 11th। अदर इंफॉर्मेशन, द बैलेंस ऑन द प्राचीज बैंक अकाउंट विल बी रुपीज 2 lakhs on 7th of January 2021। सो ओपनिंग बैलेंस हमको दे रखा क्वेश्चन में 2 लाख रुपए का। नेक्स्ट, दिस रिप्रेजेंट्स बोथ बुक बैलेंस एंड द क्लियर फंड्स, वो दोनों बताता है। दैट्स ओके। तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट आ गया। अभी हमको क्या करना है फ्रेंड्स? अभी हमको क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। That is what we understand is a clear balance on daily basis. So let us make the totaling. Opening balance is 2 lakhs plus 1,30,000 minus 45,000 minus 56,000 minus 200. So closing balance आता है 2,28,800. So we understand that's the clear balance on daily basis 2,28,800। ये कौन सी तारीख का हुआ? 7 तारीख का। That is the opening balance of the next day, 2,28,800। 8 तारीख को पासबुक में कोई एंट्री नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? सेम 2,28,800। Closing of 8th is opening of 9th, 228,800 minus 75,000 minus 95,000 minus 300, so it is 58,500। ये 9 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस है। That is the opening balance of 10th plus 1,80,000, so it comes to 2,38,500। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट डे 238,500, उसमें से क्या करेंगे? वापस 12,000 रुपीज डिडक्ट करेंगे, सो इट इज 226,500। This is the way we have the closing balance in form of the clear balance on daily basis starting from 7th to 11th। सेकेंड क्वेश्चन अभी पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? शो क्लियरली द अनक्लियर्ड फंड फ्लोट ईच डे, दैट इज अ क्वेश्चन। चलो उसको कैसे किया जाएगा वो अभी हम लोग समझते हैं ना। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाएगा वो मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में बेसिकली हमको क्या करना है? बेसिकली हमको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। अनक्लियर्ड फंड फ्लोट का मतलब क्या होता है? सिंपली से इट इज द टाइमिंग गैप, जिसकी वजह से हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बैलेंस और हमारा जो पासबुक का बैलेंस होता है वो दोनों डिफर होता है। That is what we understand is the bank reconciliation statement which we have to prepare in the second part of the question। कैसे बनाया जाएगा वो मैं अभी हम लोग समझेंगे, बट बिफोर दैट एक छोटा सा स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक हमारा बैलेंस क्या होगा। ये स्टेटमेंट हम लोग इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि एग्जैक्टली हमको पता चलेगा कि जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे उसमें हमारा रिकंसाइल होके क्या बैलेंस आएगा। उसके लिए हम लोग ये स्टेटमेंट बना रहे हैं
एंड बाय प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट हमको ये क्वेश्चन का आइडिया ज्यादा आएगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमको सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या करना है, हमको सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, शो क्लियरली अनक्लियर्ड फंड फ्लोट ईच डे। इसका मतलब ये है हमको क्लोजिंग बैलेंस का कैलकुलेशन करना है ऑन द डे, दैट इज वी हैव टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी कि हमको जो क्लियर बैलेंस है ना उसमें रिकंसिलिएशन का जो भी ट्रांजैक्शन है उसको इनकॉर्पोरेट करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बैलेंस क्या होगा ना वो कैलकुलेट करना है। बट बिफोर वी डू द फाइनल आंसर, मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट दैट इज से बनाना चाहता हूं। वो वर्किंग नोट मुझे ऐसे बनाना है, व्हाट इज द बैलेंस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द डेली बेसिस। ऐसा हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे ना। ये जो हम लोग बनाएंगे फ्रेंड्स स्टेटमेंट, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक हम लोग बनाते हैं, उसमें इंपॉर्टेंटली एक चीज ऐसा होता है फ्रेंड्स दैट वी प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन। यानी जब हम लोग चेक जमा करवाते हैं ना तुरंत उसका एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। हम लोग ये चेक क्लियर हो उसका राह नहीं देते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग किसी को पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि सपोज कि हमने हमारे सप्लायर्स को पे किया, तो क्या करेंगे, सप्लायर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। वो चेक सप्लायर कब जमा करेगा, कब क्लियरिंग में आएगा, उसके बाद हम लोग एंट्री नहीं करते हैं। सो जो स्टेटमेंट अभी हम लोग बनाएंगे ना, सो दैट इज प्योर बेस्ड ऑन द अवर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें डेली बेसिस पे जो एंट्री होता है टेकिंग इनटू अकाउंट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, हम लोग बैलेंस का कैलकुलेशन करेंगे ऑन डेली बेसिस। सो राइट ऑन हेडिंग for doing second part of the question, working note number 1, calculation of balance on daily basis as per books of accounts। कैसे किया जाएगा वो समझते हैं। वापस लाइक सेम स्टेप का स्टेटमेंट होगा। कॉलम नंबर 1 इज पर्टिकुलर्स 7, 8, 9, 10, 11। तो फ्रेंड्स हम लोग शुरू करेंगे ओपनिंग बैलेंस से। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन क्लियरली बता रहा है कि ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एज पर द क्लियर फंड्स। तो ये 2 लाख रुपए यहां पे लिखेंगे। क्वेश्चन में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। फिर 1 बाय 1 जो हमको ट्रांजैक्शन दे रखा है वो भी हम लोग पढ़ते हैं। देखो ये 2 लाख रुपए बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और क्लियर फंड्स भी है। जो डब्ल्यू कस्टमर है उसका 1,30,000 हमको कब मिलेगा, 7 तारीख को। और ये पेमेंट कहां से, काइंड ऑफ नेट बैंकिंग से। तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी कब किया होगा, 7 तारीख को एंट्री किया होगा 1,30,000। उसके बाद हमको दे रखा है एक्स, उसका पेमेंट कितना है 1,80,000 है। और वो चेक हमने जमा कब करवाया, हमने जमा करवाया 7 तारीख को। उसका क्लियरिंग भले बाद में आया, पर हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब एंट्री करना है, 7 तारीख को। कितना अमाउंट 1,80,000। उसके बाद हमको 3 सप्लायर का पेमेंट दे रखा है, ए, बी और सी। ए का पेमेंट तो 45,000 को ही डेबिट हो जाता है एसआईपी की तरह। बी और सी को हमने चेक इश्यू कब किया था, 7 तारीख को। ठीक है ना, लैंग्वेज इज वेरी क्लियर। 7 को हमने चेक इश्यू किया था, क्लियरिंग भले बाद में आया है। कितने का, 75 और 95। So it is 75,000, 95,000। ऐसा करके हमको स्टेटमेंट बनाना है। आगे का स्टेटमेंट आप बनाइए एंड ट्राई टू कंप्लीट द वर्किंग।
वेजेस का इफेक्ट 11 तारीख को कितना 12,000 रुपए, और सैलरी का BSCS यानी उसी दिन 56,000। तो यहाँ पे लिखेंगे वेजेस 11 तारीख को 12,000 रुपए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सैलरी 7 तारीख को 56,000। फिर अदर इंफॉर्मेशन जो हमको दे रखा है, मंडे को 200 रुपया विड्रॉ किया तो पेटी कैश, उसके बाद रूम क्लीनर को कैश में से पे किया है तो उसका इफेक्ट बैंक में, दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बैंक में भी नहीं आएगा। ऑफिस स्टेशनरी 300 रुपए का ऑर्डर हमने 8 तारीख को प्लेस किया है, सो ऑफिस स्टेशनरी ये डेबिट कार्ड हमने 8 तारीख को स्क्रैच किया है। उसके बाद सॉफ्टवेयर हमने 6,500 के खरीदे, कौन सी तारीख को 10 तारीख को, उसके लिए चेक हमने इशू कर दिया है 10 तारीख को, कितना 6,500। वी अंडरस्टैंड इट्स, उसका इफेक्ट भले ही 12 तारीख को आया पर हमने तो चेक इशू कर दिया था 10 तारीख को। फिर अदर इंफॉर्मेशन दे रखा है जो हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। तो ये क्या होगा, हमारा बैलेंस होगा एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन डेली बेसिस। सो ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए प्लस 1,30,000 प्लस 1,80,000 माइनस 45,000 माइनस 75,000 माइनस 95,000 माइनस 56,000 माइनस 200, so 2,38,800। Balance as per books of accounts, so 238,800 is the opening of the next day। माइनस 300 रुपए, so 238,500। This is the balance for the next day, 238,500। 9th को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एंट्री नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, ओपनिंग बैलेंस के जितना। 10th को ओपनिंग बैलेंस क्या है 238,500 माइनस 6,500, 2,32,000, 2,32,000 माइनस 12,000, 2,20,000। ऐसा करके हमको क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है ऑन डेली बेसिस फ्रॉम 7th to 11th। उसके बाद अभी हम लोग आंसर शुरू कर रहे हैं। स्टेटमेंट शोइंग uncleared fund float for each day। तो वो स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे फॉर अनक्लियर फंड फ्लो ऑन ईच डे, दैट इज से 7th to 11th, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो वापस एक छोटा सा स्टेटमेंट आखिरी बार, 7, 8, 9, 10 और 11, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फिर क्या लिखेंगे, क्लियर बैलेंस। क्लियर बैलेंस हमारा कितना है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, तो ये हम लोग लिखेंगे 228,800 से लेके 226,500 तक का। ना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंटली हम लोग ऐसा समझते हैं
कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस रिकंसिलिएशन में आएंगे। वी नो दैट से जो हम लोग रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट बनाते थे उसमें क्या होता था, जो जो ट्रांजैक्शंस में टाइमिंग गैप है सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकंसिलिएशन में आते हैं। जैसे कि ये क्लियर फंड्स का फोरकास्ट है, वी नो दैट ये जो 1,08,000 दैट इज 30,000 है, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इफेक्ट 7 तारीख को ही आया है, तो वो रिकंसिलिएशन में नहीं आएगा। 45,000 का इफेक्ट 7 तारीख को ही आया है, तो अगेन उसका रिकंसिलिएशन में इफेक्ट नहीं आएगा। 56,000 है सेम डे, 200 है सेम डे, 12,000 रुपीज है सेम डे। तो ये जो सारे ट्रांजेक्शन जिसका इफेक्ट उसी दिन आया है, तो वो सारे ट्रांजेक्शन रिकंसिलिएशन में नहीं आएंगे। दूसरा, जो जो ट्रांजेक्शन रिकंसिलिएशन में आएंगे वो ट्रांजेक्शन रिकंसिलिएशन में तब तक रहेंगे जब तक उसका बैंक में इफेक्ट नहीं आ गया है। जैसे कि ये 1,80,000 है, वो चेक हमने जमा कब करवाया, 7 तारीख को, बैंक में क्लियरिंग कब आया, 10 तारीख को। सो इट विल रिमेन इन रिकंसिलिएशन फॉर 3 डेज, क्योंकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बैलेंस है ना वो 1,80,000 से बढ़ चुका है, पर हमारा पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस है ना वो बढ़ा नहीं है। वो कब बढ़ा, 10 तारीख को, इसलिए वो 3 दिन रिकंसिलिएशन में रहेगा। 75,000 एंड 95,000 अगेन इन दोनों के लिए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि उसका इफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आया 7 तारीख को और यहां पे उसका इफेक्ट आया है 9 तारीख को। सो इट विल रिमेन इन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर 2 days, 7th and 8th, ऐसा हम लोग समझते हैं। 300 रुपए का इफेक्ट रिकंसिलिएशन में एक दिन के लिए रहेगा। कौन सी तारीख, 8 तारीख। क्यों, क्योंकि 8 तारीख को हमने डेबिट कार्ड स्क्रैच किया था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 6,500 का हमने सॉफ्टवेयर खरीदा उसका स्टेटमेंट यहां पे नहीं है, पर वी नो दैट से उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इफेक्ट 10 तारीख को आ चुका है, इसलिए 10 तारीख और 11 तारीख वो 2 दिन उसको रिकंसिलिएशन में रखेंगे। चलो वापस आ जाते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। मैं इसका नोट आपको लिखवाता हूं। बिफोर दैट से लेट अस राइट आंसर, एड uncleared रिसीप्ट फ्लोट, उसमें हम लोग लिखेंगे x, कितना अमाउंट, 1,80,000, 7 तारीख को, 8 तारीख को और 9 तारीख को। क्यों, क्योंकि उसका इफेक्ट हमको मिला 10 तारीख को। लेस अनक्लियर पेमेंट फ्लोट, हमको कैसे सोचने का है फ्रेंड्स, हमको ऐसे सोचने का है कि जो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ चुका है पर यहाँ पे पासबुक में नहीं आया है, वो ट्रांजैक्शन रिकंसिलिएशन में आएगा और वो तब तक रहेगा जब तक उसका इफेक्ट वहां से निकल नहीं जाता है। अच्छा, उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, बी लिखेंगे। बी का पेमेंट हम लोग कितना लिखेंगे, 75,000, 7 तारीख को और 8 तारीख को। उसके बाद हम लोग सी लिखेंगे, कितना अमाउंट है, 95,000, कौन सी तारीख को, 7 तारीख को और 8 तारीख को। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऑफिस स्टेशनरी, कौन सी तारीख को, 8 तारीख को, कितना, 300 रुपए। उसके बाद जैसे हमने डिस्कस किया सॉफ्टवेयर, उसका इफेक्ट वापस 2 दिन आएगा, यानी 10 तारीख को और 11 तारीख को। ऐसा करके ये 2 दिन उसका इफेक्ट आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिंपल है, यूज योर कैलकुलेटर अलॉन्ग विथ मी। 228,800 प्लस 1,80,000 माइनस 75,000
minus 95,000. So the balance is 238,800. तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बैलेंस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 2,38,800 ऐसा हम लोग लिखेंगे। और फ्रेंड्स ये बैलेंस जो है ना वो इससे टैली हो रहा है। अगेन यूज योर कैलकुलेटर, 228,800 plus 1,80,000 minus 75 minus 95 minus 300, so 238,500. That is the balance on 8th. ऐसा करके हम लोग आगे का बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे। एंड अगेन देखो इसके साथ वो टैली हो गया, 58,500 प्लस 1,80,000, सो सेम बैलेंस ही आएगा 238,500 and you can see that again it is tallying over here, 238,500 minus 6,500, so 2,32,000। अगेन देखो इसके साथ टैली हो गया, 226,500 माइनस 6,500 यानी क्या होगा, 2,20,000। तो 2,20,000 वापस क्या इससे टैली हो गया। ऐसा करके वी विल बी एबल टू से क्रॉस टैली अवर आंसर, बट दिस इज व्हाट्स द आंसर दैट्स यू आर रिक्वायर्ड टू राइट इन एग्जामिनेशन। ये जो मैंने आपसे वर्किंग नोट बनवाया है ना वो जरूरत नहीं एग्जामिनेशन में, पर ये इसलिए मैंने बनवाया कि उसकी वजह से आपको क्या क्वेश्चन का क्लैरिटी ज्यादा आएगा। पर एग्जामिनेशन में तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही लिखना है, दैट इज दिस स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड। आई रिक्वेस्ट टू कंप्लीट दिस टेबल। उसके बाद मैं आपको एक नोट लिखवाता हूं।